तो हम लोग कल एक क्वेश्चन ले रहे थे बेटा कि वाई क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैंने पहले कहा था इस पीपीटी का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, इन्होंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कवर कर रखे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कवर कर रखे हैं और सैम्पल पेपर के भी कवर कर रखे हैं। इसीलिए मैं पीपीटी लेके आया था। मैंने तुम्हें 3 पीपीटी भेजी, तीसरी पीपीटी में मैं कूदा था क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, समझ लो। बस हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर चीज़ का समझना है अच्छे से। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि क्रोमियम 2+ तो वाई क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन D4 ही है, पर जो Cr है बेटा वो रिड्यूसिंग है और Mn3+ क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग। तो पहले मुझे ये बताओ, क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर एक्ट कर रहा है तो खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। और Mn+3 बेटा ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव कर रहा है तो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस। ये पॉइंट तो क्लियर है, कल भी आपको पढ़ा दिया था ये पॉइंट, तो देखते जाना और सीखते जाना। क्यों ऐसा हो रहा है कि दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है पर एक रिड्यूस हो रहा है और एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। दोनों D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो या तो दोनों को रिड्यूस होना चाहिए था या दोनों को क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडाइज। पर ऐसा क्या हो रहा है, आओ देखो समझते हैं। देखो जब बेटा क्रोमियम +2 था तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D4। सही है कि गलत है भाई क्रोमियम का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s1 3d5। अरे सही है। तो क्रोमियम 2+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन S से भाग गया, अगला कहाँ से चला गया, D से, तो क्या रह जाएगा, 3d4। ये 3d4 है पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3d3। और आपको पता है 3d3 का मतलब क्या है, T2g फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड। तो ये स्टेबल है कि नहीं है, तो क्रोमियम +2 किस में चेंज होना जाएगा, क्रोमियम +3। तो क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 में, इधर हो जाओ थोड़ा सा, साक्षी इधर हो जाओ। क्रोमियम +3 में अगर चेंज हो रहा है, और हो जाओ आराम से बैठ जाओ, 1-1.5 घंटा बैठना, 5 मिनट की बात नहीं है। क्रोमियम +2 अगर क्रोमियम +3 में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा, बोलो। अरे +2 से +3 लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब दूसरों को ये क्या कर रहा होगा, रिड्यूस। खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अब तुम्हें नहीं दिख रहा बेटा तो तुम थोड़ा पीछे हो जाओ, साइड में हो जाओ, बस दिख रहा है। अब श्रेया तुम्हें दिख रहा है जो बच्चे लंबे हैं ना वो पीछे बैठा करो, ठीक है, या तो इधर बैठ जाया करो। तो क्रोमियम +2 से क्रोमियम +3 में चेंज होगा, ठीक है, समझ आ गया, समझ आया क्यों ये क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। पर भाई इसका भी D4 था। अब देखो Mn है तो Mn+3 अगर स्टेट में Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25 को वैसे नॉर्मली क्या लिखते हैं, 4s2 3d5। पर Mn में +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, 2 तो कहाँ से चले गए होंगे, S से, अगला कहाँ से क्या होगा, D से, तो ये भी क्या हो गया 3d4। पर ये जो 3d4 है बेटा ये किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, 3d5 में। किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, 3d5, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफ फील्ड। तो ये क्या करेगा बताओ, 3d4 से 3d5 में कन्वर्ट होने के लिए खुद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, गेन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दोनों का था D4, पर खेल हो रहा है कुछ और, समझ रहे हो। तो खेल को समझना है और इसे रटना, और ये आएगा क्वेश्चन पेपर में, आएगा मतलब आएगा, बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये वाला। जैसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, कि Mn+3 से Mn+2 में जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि Mn+3 क्या था बेटा, 3d4, और एक इलेक्ट्रॉन लेते क्या हो जाएगा, 3d5, तो ये हो जाएगा हाफ फील्ड। क्या हो जाएगा बेटा, हाफ फील्ड। तो याद रखना, गलत मत करना, उस दिन तुम भूल जाओगे किस में हाफ फील्ड करना है और किस में T2g करना है। तो ना समझ आए तो रट डालना। एकमात्र ऐसा चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री में जिसमें मैं तुम्हें डेली कह रहा हूँ कुछ चीज़ें रट डालोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। समझा तो मैं रहा ही हूँ, अगर तुम सोचने लग गए ना कि इसमें क्यों नहीं उसमें क्यों नहीं, फिर इसमें उसमें ही करोगे पेपर में, तो इसलिए इसमें उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझते जाना फटाफट से, ठीक है, फटाफट आपको टॉपिक्स तुम किस क्लास के हो भाई, 10वीं वालों को डी ब्लॉक पढ़ाएं, आ जाओ। देखो हेडिंग देखो, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे समझ लेना। इनकी क्लास कैंसिल हो गई है, ये क्यों आए हैं,
देखना भाई, हम क्या बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़े जल्दी जल्दी करेंगे, लिखूंगा नहीं, ठीक है, सब कुछ क्योंकि लिखा हुआ है। देखो इधर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ, उन्हें याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो पहली बात क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बनाता है, अगर वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बना रहा होगा। किसके साथ बना रहा होगा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझना जरा, जैसे Mn था मैग्नीज, उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? +7। तो +7 तभी आएगा जब वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बना रहा होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम समझ भी सकते हैं। फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होती है? ज़्यादा। तो ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, तब मेटल में से उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जितने मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। भाई Mn में से मैक्सिमम कितने निकाल सकते थे? 7। बट जो खींचने वाला है वो भी तो मजबूत चाहिए, तो मजबूत हमने सबसे ज़्यादा कौन पढ़ा है? फ्लोरीन। फिर कौन पढ़ा है? ऑक्सीजन। बस यही 2 याद रखने हैं कि डी ब्लॉक में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट जा रहा है तो वो उसके साथ या तो फ्लोरीन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। मुझे बताना ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन छीनता है? 2। फ्लोरीन 1। अगर बॉन्ड बनाने की भी बात है तो फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 1। ऑक्सीजन 2, नोबल गैस तक पहुंचने के लिए। ये पॉइंट क्लियर है? पहला वाला भी दिखाएंगे आपको इस चीज़ को आगे। Ability of fluorine to stabilize the higher oxidation state is due to either higher lattice or higher bond enthalpy। इतने मतलब जो फ्लोरीन है ये क्यों स्टेबलाइज कर देता है कंपाउंड को? तो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी है, दोनों की दोनों क्या होती है बेटा? हाई। याद है 11th क्लास में लैटिस एनर्जी पढ़ाया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था चार्ज और रेडियस के। फिर कोवेलेंट कैरेक्टर जो खींच रहा होता था, जिसका साइज छोटा होता था वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। चलो आगे बता देंगे आपको दोबारा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। वही लिखा हुआ है, ऑक्सीजन स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मिंग द मल्टीपल बॉन्ड। बाय फॉर्मिंग द मल्टीपल बॉन्ड। ये हटा लो भाई बैग अपना, बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, नाटक नहीं, फटाफट। ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन जो है वो स्टेबलाइज करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को बाय फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड। मैं तुम्हें पहले एक चीज़ बता देता हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं आगे लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं लिखवा दूंगा तुम्हें। अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई 7 फ्लोरीन लगे पड़े हैं, वो तो नहीं बन रहा, पर 3 ऑक्सीजन लगा हुआ है और 1 फ्लोरीन लगा हुआ है, वो बन रहा है, वो स्टेबल है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या सोच सकते हो आप लोग? इसी एलिमेंट पे 7 फ्लोरीन लगाए तो वो पॉसिबल नहीं है, पर 3 ही ऑक्सीजन लगे हैं डबल बॉन्ड के साथ और 1 फ्लोरीन लगाए, वो पॉसिबल है। ऐसा क्या हो रहा होगा? सोचो। रिपल्शन। अरे क्या हो रहा होगा? रिपल्शन। जहाँ 7 फ्लोरीन है वहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ 3 ऑक्सीजन है वहाँ रिपल्शन क्या होगा? थोड़ा कम। भाई 7 एटम एक साथ लगे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेके, और एक जगह पर सिर्फ 3 ऑक्सीजन लगे पड़े हैं दूर दूर पे थोड़े से, तो उनके बीच में आपस में रिपल्शन थोड़ा कम होगा। पर फ्लोरीन वालों में रिपल्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। देखो इधर मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं कह रहा हूँ कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही ऐसे हैं जो इनको इनके हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जा सकते हैं। जैसे Mn का हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +7। वेनेडियम का क्या होता है? +5। क्रोमियम का क्या होता है? +6। तो अगर ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं तो या तो ये फ्लोरीन के साथ होगा या किसके साथ होगा? ऑक्सीजन। अरे नहीं आया क्या समझ? ऐसे मुंह बना रहे हो भाई। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं तो 2 एलिमेंट के साथ होंगे, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन। चलो अभी ये बात आ गई, अभी आपको समझ आ जाएगी। मुझे एक शब्द बताओ आप लोग, चलो देखो बताना, ठीक है? एक लिखा मैंने VF5, एक लिखा VI5। देखो एक लिखा मैंने VF5, एक लिखा मैंने VI5। पहले बताओ साइज किसका बड़ा होगा? फ्लोरीन का, आयोडीन का? फ्लोरीन का, आयोडीन का? अरे फिर कल बाहर आई आंटी, नीचे आ रहा है ना, तो सबसे नीचे वाले शेल में
तो इसका साइज़ बहुत बड़ा होगा, तो आयोडीन ऐसा होगा है, और वेनेडियम का मान लो साइज़ फिक्स है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहा r, और यहाँ पे फ्लोरीन तो छोटा सा होगा, अरे सही है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r। अब r बताओ r1 बड़ा है कि r2 बड़ा है? r2 बड़ा है। तो जो अगर केमिस्ट्री में पढ़ के आए 11th क्लास में, अगर बॉन्ड लेंथ लंबा है तो आसानी से टूट जाता है कि नहीं टूट जाता? टूट जाता है। पर अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है तो आसानी से टूटता नहीं है। अरे सही है ना, तो ये वाला आसानी से टूटेगा नहीं, पर ये वाला आसानी से टूट जाएगा। इस बात को भी हम लोग ऑर्गेनिक में भी रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे। इसके बेस पे 4-5 सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैंने फिर एक बार बता दिया, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज़ बढ़ता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो अगर साइज़ बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है, बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है। ऐसे याद रखना, लंबी सी लकड़ी है उसे तोड़ना आसान है, पर उतनी ही लकड़ी को अगर हम छोटा सा बना दें, इतना सा बना दें, तो उसे तोड़ना आसान नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ अगर लंबा है तो टूटना आसान है, पर अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है तो टूटेगा नहीं। समझ आ गया? इतना पॉइंट समझ आ गया? चलो देखो, अब देखो, ध्यान से देखते जाओ बस। देखो ये आपकी एनसीईआरटी ने बना रखा है, देखना एक बार, ठीक है। जो वेनेडियम है, ठीक है, वेनेडियम में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है? 5। तो देखो किसके साथ रखा हुआ है? फ्लोरीन के साथ। किसके साथ? फ्लोरीन। क्रोमियम में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। किसके साथ रखा हुआ है? फ्लोरीन। और सब में कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। पर अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे या तो फ्लोरीन होगा या क्या होगा? ऑक्सीजन। या तो फ्लोरीन होगा या क्या होगा? ऑक्सीजन। जैसे देखो इन सब में Mn है, मैग्नीज में तुम 4 की बात कर लो तब तो देखो फ्लोरीन है, 3 में भी फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है ना, यहाँ X2 लिखा था, यहाँ फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर मैक्सिमम वालों की बात हो रही है तो हमेशा क्या होगा बेटा? फ्लोरीन या ऑक्सीजन। फ्लोरीन या ऑक्सीजन। अब देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं बता रहा था, मैंने कहा था MnF7 पॉसिबल नहीं है, मतलब मैग्नीज में 7 फ्लोरीन में नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्यों नहीं लगा सकता? अभी तो बताया। हाँ, ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू रिपल्शन। 7 फ्लोरीन के कंपाउंड अगर लगे पड़े हैं तो आपस में सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? रिपल्शन। भाई फ्लोरीन का मतलब समझ रहे हो? फ्लोरीन पे बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मान लो चलो इसने बॉन्ड बना लिया मैग्नीज से, तो भी कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? 6 फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सारे फ्लोरीन पे। सोचो कितना रिपल्शन हो रहा होगा उस पूरे सराउंडिंग में। तो MnF7 पॉसिबल है ही नहीं, MnF7 पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो X की जगह बेटा फ्लोरीन हो सकता है, जहाँ पर भी अगर X डैश लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है बेटा? अरे क्या है वहाँ पर भी बताओ? वहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? ब्रोमीन। अगर कहीं X डबल डैश लिखा हुआ है जैसे ये रहा CuX2, तो इसमें केवल और केवल क्या होगा बेटा? फ्लोरीन। क्या होगा बेटा? फ्लोरीन। तो आप तो बस, मैं तो कह रहा हूँ ये सब नहीं याद होता पेपर में, मुझे पता है, बस तुम ये याद रखना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आ रहा है तो वहाँ पर या तो फ्लोरीन होगा या क्या होगा? ऑक्सीजन। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है MnF7 पॉसिबल नहीं है, वाई? तो इस वाई का आंसर आप लोग बता देना कि MnF7 पॉसिबल नहीं है। इज स्टेबल और नॉट? तो स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है? क्यों बताओ? ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्शन। देखो जैसे मैंने बनाया Mn और 7 फ्लोरीन बना दिए, 7 फ्लोरीन पे बाहर कितने कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे? 6, क्योंकि एक 7 था तो 7वां तो बॉन्ड में चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए इतने सारे, सोचो कितना हैवी रिपल्शन होगा। तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें MnF7 की जगह ये दिखता है कि MnF7 की जगह हमको ये दिखता है बेटा, देखो MnO3F। ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्यों स्टेबल है MnO3F? देखो ध्यान से, ये रहा मैंगनीज। अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? बोलो 2। तो मैंने 2 बॉन्ड बना दिए। अरे हो गया। अब एक बॉन्ड और किसके साथ ये बनाएगा? फ्लोरीन के साथ। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल है क्योंकि इसमें स्टीयरिक रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें केवल कितने एटम है? 1, 2, 3 और 1 4। पर MnF7 में कितने एटम थे? 7। अरे ये आएगा क्वेश्चन पेपर में, आता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आता है भाई, 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है कि बताओ MnF7 पॉसिबल
पॉसिबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो वाई, ठीक। या फिर पूछ देगा बताओ MnO3F पॉसिबल है कि नहीं, अगर है तो वाई, तो इसमें लिखोगे ड्यू टू लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस इट इज़ स्टेबल। या फिर कभी कभी पेपर में पूछ देगा विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ पॉसिबल, और कोई उल्टे सीधे ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये लिखा होगा MnO3F, तो तुम देख के उसे टिक कर देना। या फिर उल्टा सीधा दे देगा कि भाई बताओ MnF7 पॉसिबल है कि नहीं है, या मतलब बोल देगा विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज़ पॉसिबल, और उसमें से एक ऑप्शन ही होगा तो ये गलत होगा और 3 सही होंगे, तो आपको ये टिक करना होगा। तो भाई पूछने के तो कई सारे तरीके हैं, सारे तरीके मैं बता नहीं सकता, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कौन पॉसिबल है और कौन नहीं है। अब पूछ ले इसे, अब इसे जहाँ से हमसे पूछना है पूछ ले, हम आंसर दे देंगे। नहीं समझ आया, आ गया? MnF7 पॉसिबल है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? ड्यू टू स्टीयरिक रिपल्शन। और MnO3F पॉसिबल है कि नहीं है? क्योंकि उसमें स्टीयरिक रिपल्शन क्या है? कम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि कर दोगे। चलो, शायद अभी तक जितना हमने पढ़ा है आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 100% तुम स्कूल में बुक पेपर खोल लेना, देखते हैं कितनों के स्कूल में आता है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। तो आज घर पे जब नोट्स बनाओगे तो इस पर क्वेश्चन मार्क स्टार बना लेना 3-4, ये आएगा तो आएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, हर साल का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, कॉपर जो है बेटा, कॉपर आपको F2 में भी मिलेगा, Cl2 में भी मिलेगा, Br2 में मिलेगा, पर I2 में नहीं मिलता, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मेरी 2-3 बातों को समझने की कोशिश करना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आप लोग मेरे को ये बताओ, आपको एक शब्द पता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन? पता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन, सही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्लियर है और रिडक्शन का मतलब आपको क्लियर है। अब देखना ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। फिर कौन होता है? क्लोरीन। फिर कौन होता है? ब्रोमीन। और फिर कौन होता है? आयोडीन, सही है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है? दूसरों को ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस, समझ गए? इतना क्लियर है। अब देखना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, जो कॉपर होता है वो आपको फ्लोरीन के साथ भी मिलेगा, क्लोरीन के साथ भी मिलेगा, ब्रोमीन के साथ भी मिलेगा, पर आयोडीन के साथ बहुत रेयरली मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? देखना ध्यान से, देखना। आयोडीन के साथ मतलब आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि कॉपर प्लस टू का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉपर प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1। कॉपर प्लस 2 का, कॉपर प्लस 2 बोलो, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। तो होना चाहिए था 4s1 3d10 प्लस 2 है, तो मतलब एक तो वहाँ से चला गया, ठीक। तो एक हो गया D10 और एक क्या हो गया? D9। नहीं, एक तो S से इलेक्ट्रॉन चला गया, एक D से चला गया, तो इसका क्या हो जाएगा? D9। क्या हो जाएगा? D9, सही है। अरे कॉपर प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? D9। अगर एक कॉपर प्लस 1 में चेंज हो गया तो क्या हो जाएगा? D10। अरे क्या हो जाएगा? D10। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अरे D10 ज़्यादा स्टेबल है ना D9 के कंपैरिजन में। तो क्या होता है बेटा, कॉपर वाले केस में क्या होता है, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे होगे सब में आपको क्या मिलेगा कि जैसे यहाँ पे लिखा होता है कॉपर, या मतलब कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो लिखा है कॉपर और इसके साथ अगर क्लोरीन है, क्या है बेटा? क्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला क्लोरीन, तो ये क्या करता, अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्लोरीन को कन्वर्ट करवा देता Cl2 में। किस में कन्वर्ट करवा देता बेटा? Cl2 में। या उसके साथ मिलके कंपाउंड बना देता CuCl2। क्या बना देता? CuCl2। पर बेटा आयोडीन वाले में क्या हो रहा है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा रहा है। देखो आयोडीन के साथ एक इसने स्ट्रक्चर भी बनाया और आयोडीन को किस में कन्वर्ट कर दिया? I2 में। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि आयोडीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत कम। समझना, नहीं समझ आया तुम्हें, मुझे पता है बहुत अच्छे से। अब समझने की कोशिश करना जो मैं दोबारा बोलने जा रहा हूँ।
आयोडीन के अलावा इनमें से कोई सा भी अगर ये होता ना, कोई भी और एलिमेंट होते, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना Cu2I2, इसको ऑक्सीडाइज कर देता। क्या कर देता? ऑक्सीडाइज, क्योंकि बाय प्रोडक्ट में यहाँ Cl2 Br2 कुछ भी बन रहा होता, इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? ज़्यादा। तो ये जब बनता तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता। क्या कर देता? ऑक्सीडाइज, और दोबारा से इधर भेज देता। अरे समझ रहे हो, इसको दोबारा से किधर भेज देता? इधर। पर यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है? आयोडीन। और आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी या पावर क्या होती है? कम। क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पुअर है ना आयोडीन, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा जो प्रोडक्ट में Cu2I2 बना। वरना और कोई होता ना यहाँ पे, तो इस Cu2I2 की जगह मान लो Cu2Cl2 प्लस Cl2 होता, तो इसको क्या करता? दोबारा उल्टा पीछे की तरफ भेज देता। पर आयोडीन की इतनी औकात की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी। देखो, जैसे ये रहा कॉपर और ये रहा फ्लोरीन। आपको पता है कॉपर का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। फ्लोरीन में कितना चार्ज आता है? -1। तो हमारा आंसर क्या बन जाना चाहिए था? CuF2। क्या बनना चाहिए था? CuF2। यहाँ पे भी ऐसे ही तो होना चाहिए था, I - Cu+2। तो यहाँ क्या बनना चाहिए था बताओ? Cu(I2) बनना चाहिए था। अरे क्या बनना चाहिए था? Cu(I2). पर Cu(I2) ना बन के हमारा क्या बन रहा है? Cu2I2। क्या बन रहा है बेटा? Cu2I2। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि जो आयोडीन है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे बना CuF2, तो अगर यहाँ पे CuF2 + F2 बना होता ना, तो ये F2 क्या करता? इस CuF2 को ऑक्सीडाइज कर देता दोबारा से। क्या कर देता? ऑक्सीडाइज, और इसको इधर भेज देता। पर आयोडीन ऐसा काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्या होता है बेटा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये पॉइंट याद रखना। अब देखो, यही बात बताता मैं तुम्हें कि जो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा, ध्यान से सुन लेना इसको। बहुत सारे कॉपर के ऐसे एलिमेंट है बेटा जो अनस्टेबल होते हैं। कॉपर के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो अनस्टेबल हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे ही बेटा जैसे ही एक्वस सोल्यूशन में जाते हैं वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? वो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी। ठीक, जैसे देखो कॉपर प्लस है, ये कॉपर 2+ में भी चेंज हो रहा है और कॉपर में भी। तो कॉपर प्लस पे कितना चार्ज है? +1, और यहाँ पे कितना है? +2। मतलब इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ होगा? और कॉपर प्लस से कहाँ चेंज हो गया है? कॉपर में। तो इसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन। क्या हुआ होगा बेटा? रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, रख लोगे, आएगा पेपर में, आएगा कि विच ऑफ फॉलोइंग शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन में उल्टे सीधे कुछ भी ऑप्शन होगा, आपको कॉपर टिक करके आना है। ठीक है, कॉपर एक्वस सोल्यूशन में आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी आपको पता है, पानी के मॉलिक्यूल आके इसके आसपास चिपक जाते हैं, उस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। पेपर में क्वेश्चन पूछने के देखना तरीके क्या हो सकते हैं। पेपर में पूछ देगा, बताओ वाई कॉपर शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ रहे हो? तो बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर बोल देगा बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर शो विच काइंड ऑफ रिएक्शन। तो आपको लिखना होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसी स्टेटमेंट को कई तरीके से घुमा सकता है। लिख देगा कॉपर 2+ इन एक्वास सोल्यूशन, राइट द रिएक्शन, राइट द बैलेंस रिएक्शन। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाली, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? अरे बोलो कर लोगे? देखो इधर देखो, ये रहा कॉपर, जब आपने वाटर में डाला तो ये कॉपर 2+ में चेंज हो गया, और किस में चेंज हो गया? कॉपर। इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। ये पॉइंट क्लियर है? हो क्या रहा है? फंडा क्या है? कॉपर +2 वाला था, इसको वाटर ने घेर लिया। किसने घेर लिया? वाटर। आपको पता है ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव। अरे मैंने बोलना आपको, बस एक शब्द याद रखना, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगे पड़े, इनके इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचे रहता है ऑक्सीजन, तो इस पर कैसा रहता है? पार्शियल नेगेटिव। तो ऑक्सीजन और कॉपर में बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग कहेंगे इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखना ध्यान से, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर, भाई यही क्वेश्चन है जो भाई किसी बच्चे को नहीं समझ आता और तुम हर साल गलत करते हो, क्योंकि तुम्हारी जगह अगर मैं भी ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मेरे से भी ये क्वेश्चन आज भी गलत हो, अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको
मैं बता दे रहा हूँ, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग सीख लेना, ठीक है, वरना पक्का गलत करके आओगे 100%। और आज घर पे लिखोगे तो इसमें 5-7 स्टार बना लेने, पेपर में आएगा। आएगा मतलब आएगा, देख लेना तुम लोग। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है कॉपर प्लस स्टेबल है, कॉपर +2। तो तुम्हारी बुद्धि आएगी कि भैया आपने तो हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि कॉपर प्लस और कॉपर +2 ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ रहे हो तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर प्लस का जब लिखोगे तो ये क्या आ रहा है? 3D10। क्या रहा है बेटा? 3D10। और कॉपर +2 वाले में क्या आ रहा है? 3D9। क्या रहा है बेटा? 3D9। सही है। तो देख के पता चल रहा है कौन स्टेबल होना चाहिए था? कॉपर प्लस। किसके कंपैरिजन में? कॉपर +2। पर अभी हमने एक चीज़ पढ़ी कि जब भी कॉपर को हम लोग एक्वास मीडियम में डालते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या आ जाता है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस पॉइंट को हमें समझने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा रिलीज़ होगी, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसका चार्ज कितना ज़्यादा है। इसका चार्ज कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे ना इससे। अरे सही तो बोल रहा हूँ भाई, जितना चार्ज होगा इसके ऊपर उतने वाटर मॉलिक्यूल आके बाइंड करेंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतने वाटर आके, और जितने वाटर बाइंड करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज। तो यहाँ पे बेटा अगर चार्ज ज़्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा होता है रेडियस। क्या होता है बेटा? रेडियस। अगर जितना कम रेडियस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होगी बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। पर आप तो मेनली ये चार्ज से ही क्वेश्चन कर जाओगे। अब मुझे बताओ, कॉपर 2+ पे चार्ज ज़्यादा है, कॉपर प्लस पे ज़्यादा चार्ज है? अरे बोलो, कॉपर 2+। तो हाइड्रेशन एनर्जी किससे ज़्यादा निकलेगी? कॉपर 2+। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? कॉपर 2+। पर पेपर में हम लिख के आएंगे कॉपर प्लस और हमारा आंसर हो जाएगा गलत और हम पाएंगे 0। भाई तुम्हें 2 शब्द याद रखने हैं बस, जो अभी 2 मिनट पहले आपको पढ़ाया कि जब भी हम कॉपर कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या निकलता है बेटा? हाइड्रेशन एनर्जी। तो कॉपर दिखा पेपर में, लिखा हुआ दिख गया कॉपर प्लस, कॉपर 2+, तो तुम समझ जाओगे एक्वस मीडियम की बात हो रही है। फिर तुमसे पूछेगा स्टेबिलिटी, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। तो आपको क्या बोलना है? कौन ज़्यादा स्टेबल है? कॉपर +2, जो किसमें? 3D9 में। किसमें बेटा? 3D9। 3D10 वाला है स्टेबल नहीं है। अरे होना तो यही चाहिए था, हमारी बुद्धि तो यही कह रही है 3D10 फुलफिल्ड है, ज़्यादा स्टेबल होगा। पर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? हाइड्रेशन एनर्जी। और जितना ज़्यादा चार्ज होता है उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है बेटा? अरे सही है ना। अगर इस पर 10 चार्ज हो तो 10 वाटर मॉलिक्यूल आके चिपकेंगे, 5 हो तो 5 चिपकेंगे। इसी तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? 2 हैं, अगर एक ऑक्सीजन 2 से बन रहा होगा तो फिर एक ही बनेगा। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया? ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, लिखाना ढूंढ के, ठीक। और गलत करके आओगे तो मुझे पता है, और फिर मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। देखना, मैं भी टेस्ट में क्वेश्चन दूंगा पक्का। पेपर के टाइम ही पिटोगे। अभी परसों कल पेपर होगा ना, तो ये क्वेश्चन दे के और फिर मैं वहीं जब चेक कर रहा हूँ तो पट पट गाल पे हो जाऊँगा तुम्हारे। तो बेटा ध्यान से लिखना है आंसर ये, ठीक। ये भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बता दिए। कॉपर वाला पूछूंगा। एक इससे पहले मैंने करवाया था ना कि दोनों में D4 आ रहा था, पर एक ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक कर रहा था, एक रिड्यूसिंग। 2 क्वेश्चन तुम्हें बता दिए। एक क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट से दूंगा, पैरा डाई मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो वैल्यू के साथ। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ क्या आएगा, है ना। चौथा क्वेश्चन मैंने बोला था कि 3D 4D 5D सीरीज़ आपको लिखना है इस तरीके से एटॉमिक नंबर के साथ। वो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है वो। तो आपको पीरियोडिक टेबल याद करके आना है, 3D 4D 5D 6D सीरीज़, ठीक है। ऑटो मर गया। चलो इसके बाद देखो, ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल। क्या बेटा? ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल। तो ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल की हम लोग अगर बात करेंगे तो ये आप लोग समझ गए Mn2O7 है। क्या है बेटा? Mn2O7। तो आप समझ रहे हो, Mn देखो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखा रहा है? ऑक्सीजन। अरे किसके साथ दिखा रहा है? ऑक्सीजन। ये देखो क्रोमियम अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखा रहा है? ऑक्सीजन। अरे यार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन छीनता है? अरे बोलो, 2। तो 3 ऑक्सीजन कितने छीनेंगे? 6। तो इस पर कितना चार्ज आना चाहिए था? +6। कितना आना चाहिए था? +6। तो में से फ़ोन है किसी के पास? दिखाना एक मिनट। कौन कलाकार है? 95186 95186 57992।
ठीक है भाई। ऑक्साइड ऑफ 3D मेटल में क्या है, देखो जो भी अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, किसके साथ दिखा रहा है, ऑक्सीजन। तो मतलब V जो है बेटा हमने पढ़ा था ना, 5 भी दिखाता है, 4 भी दिखाता है, 3 भी नहीं पढ़े थे बहुत सारे, तो वही सारे के सारे बस लिख रखेंगे। देखो V2O5 है, तो मतलब इसमें अगर हमें निकालना हो V2O5 जो है वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है V2O5, तो अगर V2O5 का निकालना है तो इसका ले लिया 2x, क्या ले लिया 2x, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 5 पे कितना हो गया 10, तो 2x पे कितना हो गया 10, तो x पे कितना हो गया 5, तो वेनेडियम +5 भी दिखा रहा है। V2O4 का मतलब 2x = 8, तो x = कितना हो जाएगा बताओ 4, तो ये क्या दिखा रहा है +4, जो हमने पढ़ा था यार कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। आपको रटवा दिया था मैंने क्लास में, अरे नहीं रटवाया था, पहले वाले में केवल क्या था +3, फिर अगले वाले में +4 तक पहुंच गए, फिर +5, +6, +7, फिर अगले वाले में आया तो +5 नहीं था, बीच में एक गायब हो गया था, है ना, फिर कम होते जा रहा था। लास्ट में कॉपर वाला केवल क्या दिखा रहा था +1 और +2, और जिंक वाला केवल क्या दिखाता है +2, तो उसी को इन्होंने ऑक्सीजन की फॉर्म में बस लिख दिया है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट दिखाएगा। ठीक है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कर लेना इसको। अब देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन +7 इज Mn2O7 बिकॉज, बता सकते हैं कोई बच्चा कि इसमें तो एक +7 दिखा रहा है पर इसमें +4 दिखा रहा है, ऐसा क्यों, बोलो। इसमें +4 दिखा रहा है, इसमें +7 दिखा रहा है, बाय भाई ये +7 इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें स्टीयरिक रिपल्शन लग रहा था, अरे याद है कि भूल गए, याद है, पर इसमें Mn2O7 में ऑक्सीजन है तो ये +7 दिखा रहा है, अरे ठीक है ना, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है बस, ठीक है। आप लोग लिख दोगे एक, पर इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इसमें तो ऑप्शन ये है कि भाई ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे और एक ऐसा बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन वाला क्या बनाता है डबल बॉन्ड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड, तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पावर इन सीरीज। अच्छा देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कभी भी तुमसे क्वेश्चन आ जाए ना ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज़्यादा है, तो तुम्हें ना एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बस क्या करना है तुम्हें अपने दिमाग में बैठाना है, तुम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन 11th क्लास में भी तुम्हें करवाया था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी उतनी ज़्यादा। सही भी बात है, सोचो ना मेरे ऊपर +7 चार्ज है, सही है, +7 चार्ज है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूँगा, मतलब खुद क्या होऊंगा रिड्यूस, अगर खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करूँगा ऑक्सीडाइज। अगर मेरा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैं उतना ही ज़्यादा अच्छा क्या होऊंगा बेटा, बताओ, बोलो क्या होऊंगा, उतना अच्छा क्या होऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या क्या बोलूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखो अगर कोई Mn+7 में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसे समझने की कोशिश करना, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि Mn+7 जो है, देखो ये है Mn+7, सही है, तभी इससे ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जा नहीं सकता, तब इसके पास केवल एक ऑप्शन रह गया, क्या रह गया कि Mn+6 हो सकता है, Mn+5 हो सकता है, +4 हो सकता है, +3, +2, +1 जो भी हो सकता है। तो ये सब ये कब होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके, रिड्यूस करके, अपने आप को रिड्यूस करके, तो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना मतलब दूसरे में से इलेक्ट्रॉन छीन रहा होगा, अरे दूसरे में से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा छीन रहा होगा, मतलब दूसरे में से छीन रहा होगा मतलब दूसरे को क्या कर रहा होगा ऑक्सीडाइज, मतलब इसका जितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, अरे समझ रहे हो, उतना ही ज़्यादा। अच्छा ये कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता, कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कभी भी ये क्या नहीं हो सकता, सॉरी, और क्या नहीं हो सकता, ये ऑक्सीडाइज क्या नहीं हो सकता, अब +7 है, +8 में तो जा नहीं सकता, तो अगर ये कभी भी +8 में नहीं जा सकता मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, मतलब दूसरों को रिड्यूस नहीं कर रहा होगा, अरे सही बोल रहा हूँ ना, अगर कोई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता। हाँ अगर Mn ऐसे होता Mn+3 में, Mn+3 में, तो यहाँ से ये Mn+7 में भी जा सकता है और Mn में भी जा सकता है, अरे सही है, या मान लो Mn+2 में भी जा सकता है, तो +3 से +2 में जा रहा है, मतलब खुद क्या हो रहा है
रिड्यूस, अरे क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ये दूसरों को किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद कैसे एक्ट करेगा, अब +3 से +7 में जा रहा है, मतलब खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस। अगर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग। पर अगर कोई मैक्सिमम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में तो केवल एक ही तरीके से बिहेव कर रहा होगा। नहीं समझ आया, आया कि नहीं आया समझ, अरे आ गया समझ, चले आगे, ललित आ गया समझ, चलो तो बताना मुझे। देखो अब देखो ध्यान से देखते जाओ बस फटाफट। तो देखो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ कभी भी आए ना इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ये चीज़ तो आप समझ गए भाई। जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा प्लस चार्ज है। अरे सही तो है, अगर मेरे ऊपर ज़्यादा प्लस चार्ज है तब मैं क्या करूँगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को रिड्यूस करूँगा। अरे सही है, अपने आप को रिड्यूस करूंगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन छीन रहा हूं। अगर दूसरे से छीन रहा हूं मतलब दूसरे का क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन। क्या कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन। तो अगर मेरे ऊपर ज़्यादा चार्ज है तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, ज़्यादा। जिस बच्चे को कुछ नहीं आया एक बात याद रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आए बस उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा आएगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या आएगी, ज़्यादा। तो ये देखो ये तीनों क्वेश्चन है, वेनेडियम का निकाल लोगे, क्रोमियम का निकाल लोगे, Mn का निकाल दोगे। इसका कितना आ रहा है, +7, कितना आ रहा है बेटा, +7। तो +7 है तो ये वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है कि सबसे कम है, अरे बोलो सबसे ज़्यादा। तो अगर ये सबसे ज़्यादा है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन हम 11th क्लास में भी किया करते थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर सकते हो। चलो देखो अब देखना, याद है ओम कल तुम पूछ रहे थे भैया किसी का प्लस किसी का माइनस ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तुम्हें इसका आंसर दिया था। देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल द E- वैल्यू आर, है ना, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकर और कॉपर है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस एलिमेंट में क्यों इतना ज़्यादा इरेगुलरिटी आपको मिल रही है, क्यों इतना इरेगुलरिटी मिल रही है। अगर कोई M+2 से M में चेंज हो रहा है तो इतनी इरेगुलरिटी क्यों मिल रही है, भाई इतनी इरेगुलरिटी इसलिए मिलती है, मैंने बताया था इसमें बहुत सारी एनर्जी ऐड होती थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एनर्जी। तो जब आप तीनों का कॉम्बिनेशन लोगे, चारों का कॉम्बिनेशन ले रहे थे तब हम इस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। अरे यही तो था, तो 3-3, 4-4 वैल्यू को हम लोग ऐड करके इस वैल्यू को ले करके आ रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो बहुत वेरिएबल है। पहले माइनस फिर माइनस फिर माइनस, ये बढ़ गया, पहले थोड़ा सा बढ़ा है ना, जैसे ये -1.18 बढ़ा है कि -0.91 बढ़ा है, -0.91 बढ़ा है। पहले कम था फिर क्या हो गया, बढ़ गया। अब बताओ -0.19 बढ़ा है, -118 बढ़ा है, अरे बोलो 0.91 बढ़ा है, सही है। उसके बाद फिर देख रहे हो ट्रेंड चेंज होते रह रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ट्रेंड चेंज। तो इसके पीछे आपको यही आंसर लिख के आना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी एंथैल्पीज़ इंक्लूड हो रही है, सब्लिमेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, इसके अलावा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसके अलावा हम लोग वो भी बोल देते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कुछ कुछ क्वेश्चनों में हो रही है। तो आप याद रखना विच आर रिलेटिवली मच लेस फॉर मैग्नीशियम एंड वेनेडियम। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, तीनों आंसर लिख देना कि भाई इसमें बहुत सारी एंथैल्पीज़ इंक्लूड होते हैं, जो मैंने आपको कल समझाया था बहुत अच्छे से। तो वही वाला पॉइंट आपको याद रखना है। देखो y is the E value for Mn3+ to Mn2+ coupled much more positive than for chromium 3+ से chromium 2+ और iron 3+ से iron 2+। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल करवाया था, सेम क्वेश्चन पूछा है कि भाई Mn3+ से Mn2+ जो है इसकी वैल्यू तो बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे थे ना, मतलब ये चेंज होना चाह रहा था कि नहीं चाह रहा था, चाह रहा था। Mn3+ का मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Mn का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बोलो, एटॉमिक नंबर पूछा है बस, 25। 25 को क्या लिखूंगा, D5। और Mn3+ का क्या मतलब है, 4s0 3d4, और Mn2+ का मतलब 3d5। तो D4 से D5 में जाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है, वेरी हाईली पॉजिटिव। और इन दोनों के कंपैरिजन में हाईली पॉजिटिव इसलिए आती क्योंकि D4 से किस में जा रहा था, D5 में। और इन दोनों के भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख के देख लेना, सही है। कल ही करवाया था मैंने क्वेश्चन, आप लोग कर लेना। देखो लिखा भी है मच हाइयर ऑक्सीडेशन Mn का, क्योंकि ये D4 से किस में चेंज हो रहा है बेटा, D5 में। तो ये पॉइंट आप कर सकते हो। वाई इज़ द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड ओनली। कोई बच्चा बता सकता है क्यों ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही किसी का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आता है,
हाँ सही बात है, क्योंकि फ्लोराइड और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सबसे ज़्यादा, तो उनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होती है ज़्यादा, औकात क्या होती है ज़्यादा। तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो फ्लोराइड वालों पे प्लस आएगा, वो भी बहुत सारा प्लस आएगा, मैक्सिमम प्लस पे पहुंचा देगा। कौन बेटा बताओ, फ्लोराइड और ऑक्सीजन। तो याद रखना। चलो कर लेना, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। ये किया है ना हमने क्वेश्चन ऐसा सेम, क्रोमियम +2 विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपको समझ आ जाएगा भाई कौन रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद को क्या कर रहे होंगे ऑक्सीडाइज। तुम देखना कौन ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, कोई D4 से D5 में जा रहा होगा और एक नहीं जा रहा होगा, तो देखना कौन जल्दी जाना चाह रहा है, जो जाना चाह रहा हो वो अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज मीन बाय डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, लिख लोगे ना डिसप्रपोर्शनेशन, जो एक ही का क्या हो ऑक्सीडेशन और एक ही का क्या हो बेटा रिडक्शन। जैसे किसका हो रहा था, कॉपर का। एक एग्जांपल देना, आप दे दोगे, अभी तो पढ़ाया, अरे 5 मिनट पहले ही तो पढ़ाया था कॉपर वाला, तो ये कर लेना। एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वास सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि बेटा कॉपर प्लस आयन इसलिए स्टेबल नहीं होता क्योंकि कॉपर +2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा ज़्यादा, किसका कंपेयर में कॉपर प्लस, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। किस पे डिपेंड करती है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। तुम्हें लग रहा है डी ब्लॉक आसान है, नहीं लग रहा होगा मुझे पता है, ठीक। तो अगर पढ़ोगे डेली का डेली लिख लोगे तो बहुत आसान लगेगा। इसमें तुम्हें कोई घुमाएगा नहीं, गिनती के 15-20 सवाल हैं, वही घूमते रहते हैं मार्केट में। और अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, जैसे टाल रहे हो कि भैया कल दिखा देंगे परसों, फिर तो एक चैप्टर और गया तुम्हारा, डी ब्लॉक भी गया। फिजिकल केमिस्ट्री आसान लगेगी, डी ब्लॉक मुश्किल लगेगी, ठीक है। इतनी मुश्किल है नहीं, तुम्हें बड़े तहजीब से पढ़ा रहा हूँ मैं। अरे सारी चीज़ें कल भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, रिपीटेशन है उसी का। भाई कॉपर 2+ और कॉपर प्लस में कॉपर प्लस वाला क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ये तो पूछा है। एक्सप्लेन वाई कॉपर प्लस आयन इज़ नॉट स्टेबल, कॉपर प्लस आयन स्टेबल क्यों नहीं है, बल्कि इसमें 3D10 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 3D9, क्यों, क्योंकि कॉपर प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है ज़्यादा। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या ज़्यादा होता है, चार्ज। हाइड्रेशन एंथैल्पी हमने पढ़ा था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अरे पढ़ा तो था अभी थोड़ी देर पहले। चलो अब आ जाओ हमारे सबसे आसान पार्ट पे, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या है बेटा मैग्नेटिक, ये तो आपको पहले से ही आता है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। इसमें 3 पॉइंट बस आपको पता होना चाहिए, जिसमें भी नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा पैरामैग्नेट। क्या कहते हैं बेटा पैरामैग्नेट। अगर एक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसे क्या कहते हैं डायमैग्नेट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n n+2 बोहर मैग्नेटॉन BM। इसके भी नंबर कटेंगे पेपर में, कल लिख के दिखाना, तुम बिना BM के दिखाना कल, फिर मैं तुम्हें नंबर बताऊंगा कैसे मिलते हैं कल, ठीक। और आंसर मत लिख के दिखाना तुम, 5 पॉइंट डॉट लगा के छोड़ना, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि 5 पॉइंट डॉट के कितने नंबर कटते हैं। पूरा आंसर चाहिए। कृष्णा, सुस्त अवस्था, नींद की अवस्था, ब्रेक सा मिलेगा, ब्रेक अभी दे, 5-10 मिनट बाद दे, अभी दे, भूल जाओगे।